Hello dear student, welcome again to Study Pool Pharma. Myself ऋषभ मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का पार्ट सेकेंड। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक को कवर किया था। आज उसके आगे के कंटेंट को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, मतलब ये फिजियोलॉजी का एक ब्रांच है। फिजियोलॉजी क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शन को पढ़ना। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी किसका ब्रांच है? फिजियोलॉजी का। दैट स्टडीड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल सेल एंड टिश्यू। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? किसी भी बायोलॉजिकल सेल या टिश्यू के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इट फोकस ऑन हाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर जनरेटेड। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी बॉडी सेल या टिश्यू के अंदर जनरेट होता है, कॉमा ट्रांसमिटेड, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, एंड इंटरप्रेटेड बाय एक्साइटेबल सेल्स सच एज न्यूरॉन, मसल सेल एंड कार्डियक सेल, और कैसे वो हमारे ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल हैं, इनसे वो इंटरप्रेट होता है। की कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, यहाँ पे कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए, रेस्टिंग मतलब होता है आराम करना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। पोटेंशियल मतलब वहाँ पे जो चार्ज है उसकी बात हो रही है। द बेस लाइन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, टिपिकली अराउंड 70 मिलीवोल्ट इन न्यूरॉन्स। मतलब जब भी हमारा कोई सेल रेस्ट कंडीशन में होता है, उस केस में वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है या चार्ज होता है वो अप्रॉक्स -70 मिलीवोल्ट का होता है। मेंटेन्ड बाई, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करता है? कौन इंश्योर करता है कि हमारा सेल रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा या ये -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहेगा? तो मेंटेन बाई सोडियम पोटेशियम पंप। हमारे बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। ये पंप काम कैसे करता है? जब भी ये पंप काम करेगा तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, एक बार में 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, एंड 2K प्लस मॉलिक्यूल इन। मतलब एक बार में 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर गए और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल अंदर आएंगे। कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस या अंदर। अगला है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज को ही परमिएबल करता है, मतलब उसको कुछ ही चीजों को ये अलाउ करता है अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाने के लिए। मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम। मतलब सोडियम के लिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है, मतलब ज़्यादा पोटेशियम के मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी तरफ जाने देगा एज कंपेयर टू सोडियम मॉलिक्यूल। अगला पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल। ए रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट ट्रेवल along द न्यूरॉन और मसल फाइबर ऑकर इन सीरीज ऑफ फेज। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी कि हमारा सेल रेस्ट कंडीशन में था। फिर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कि हमारे मेम्ब्रेन में बहुत तेजी से पोटेंशियल का चेंज हो, -70 मिलीवोल्ट से वो अचानक से चेंज हो जाए। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के पीछे कुछ प्रोसेस है, उसको देखते हैं। पहला है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? सोडियम चैनल ओपन। जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो सोडियम क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव। अभी तक जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था, अब वो -70 मिलीवोल्ट से बढ़ के कम हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स -55 या इसके आसपास आ जाएगा।
ओके, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद होगा रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होता है? पोटेशियम चैनल ओपन। देखिए डिपोलराइजेशन में सोडियम चैनल ओपन हुआ था और सोडियम का मॉलिक्यूल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आया था, जिसकी वजह से जो -70 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल था वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर रिपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम लीव, मतलब अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा पोटेशियम। रिटर्न टू निगेटिव पोटेंशियल, जब देखिए पोटेशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पोटेशियम हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा, इसका मतलब अंदर का एनवायरनमेंट वापस से निगेटिव होने लगेगा। अगला पॉइंट है हाइपर पोलराइजेशन। मेम्ब्रेन बिकम मोर निगेटिव देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टेम्परेरली। मतलब हम जानते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर -70 मिलीवोल्ट मेंटेन होता है, लेकिन हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि ये नंबर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, -70 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, अप्रॉक्स -80 -90 समथिंग लाइक दैट। फिर लास्ट पॉइंट है रिटर्न टू आरएमपी। आरएमपी मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाया आयन पंप्स एंड चैनल क्लोजिंग। देखिए अगर अंदर का पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हो गया है, तो लास्ट में क्या होता है, वापस से वो अपने रेस्टिंग कंडीशन में आता है। और रेस्टिंग कंडीशन में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आयन पंप्स का। आयन पंप्स क्या करते हैं, निगेटिव आयन को बाहर करेंगे और पॉजिटिव आयन को अंदर करेंगे, जिसकी वजह से -70 मिलीवोल्ट वापस से मेंटेन हो जाए। एंड चैनल क्लोजिंग, और चैनल को बंद कर देंगे ताकि जो पोटेशियम बाहर जा रहा है वो बाहर जाना बंद हो जाए। अगला पॉइंट है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। द मिनिमम मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराउंड -55 मिलीवोल्ट दैट मस्ट बी रीच्ड टू ट्रिगर एन एक्शन पोटेंशियल। देखिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट पोटेंशियल चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और वो कितना होता है, -55 मिलीवोल्ट। अगर बॉडी में कोई भी एक्शन पोटेंशियल या कोई भी इम्पल्स जनरेट करना है, तो उसके लिए -55 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होना मस्ट है या जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव पीरियड। टाइम ड्यूरिंग विच अ न्यूरॉन कैन नॉट फायर अनदर पोटेंशियल। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जब एक न्यूरॉन दूसरा एक्शन पोटेंशियल उस समय ना जनरेट कर सके। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है, नो न्यू एक्शन पोटेंशियल पॉसिबल, जब कोई दूसरा नया पोटेंशियल पॉसिबल ना हो। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल स्टिमुलस रिक्वायर्ड। नॉर्मली हम जानते हैं -55 मिलीवोल्ट चाहिए कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है, इससे ज्यादा स्टिमुलस की नीड होती है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी हम करते ही क्यों है, उसके बारे में समझते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहला है डायग्नोसिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की हेल्प से हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझते हैं, जैसे एपिलेप्सी या न्यूरोपैथी, या हम इसमें ये डायग्नोस करते हैं कि क्या हमारे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला एसेसिंग कार्डियक एरिदीमिया। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की हेल्प से हम लोग कार्डियक एरिदीमिया को भी चेक कर सकते हैं। कार्डियक एरिदीमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट, जब हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाए। अगला पॉइंट है स्टडीइंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड आयन चैनल फंक्शन। साइनैप्स में कैसे एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं इसकी हेल्प से, और आयन चैनल कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। ड्रग टेस्टिंग इन फार्माकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस रिसर्च। और फार्माकोलॉजी और न्यूरोसाइंस रिसर्च में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की हेल्प से हम लोग ड्रग की टेस्टिंग करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के, नर्व इम्पल्स। अभी हम देख रहे थे नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स होता क्या है अब यहाँ पे पढ़ेंगे। ए नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। नर्व इम्पल्स क्या है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है दैट ट्रेवल्ड अलोंग अ न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन से होके पास होता है, अलाउइंग कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम, और नर्व इम्पल्स की हेल्प से ही पूरे नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। इट इज द एक्शन पोटेंशियल दैट मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द न्यूरॉन टू अनदर। ये क्या है? एक एक्शन पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जिसको हम लोग नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, जो एक न्यूरॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक और वहां से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे या तीसरे से चौथे ऐसे करते हुए मैसेज को कन्वे करता है, एंड इवेंचुअली टू द नेक्स्ट सेल, न्यूरॉन, मसल एंड ग्लैंड्स। वही मतलब है कि एक नर्व से दूसरे नर्व सेल में, दूसरे नर्व सेल से तीसरे नर्व सेल में ट्रांसमिट होता है क्या? नर्व इम्पल्स। अब बात करते हैं कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है। तो स्टेप इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टेप इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है, कैसे जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, उसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो पहला है रेस्टिंग स्टेज। सबसे पहले क्या है? रेस्टिंग स्टेट। द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। न्यूरॉन क्या होते हैं? रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है? द इनसाइड ऑफ द सेल इज मोर निगेटिव कंपेयर टू आउटसाइड। न्यूरॉन पोलराइज होने का मतलब है कि न्यूरॉन के अंदर, नर्व सेल के अंदर का जो एटमॉस्फियर है वो ज्यादा निगेटिव है एज कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर वाले के कंपेयर में। टिपिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज सिमिलर और इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट। मतलब जब भी हमारा नर्व सेल रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो नर्व सेल के अंदर हमारा -70 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल मेंटेन होता है। मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि हमारे रेस्टिंग स्टेज को कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। एक बार में 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम का मॉलिक्यूल अंदर आता है। मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम, जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है एज कंपेयर टू सोडियम मॉलिक्यूल। रेस्ट के बाद अगला पॉइंट है डीपोलराइजेशन। ए स्टिमुलस कॉज सोडियम चैनल ओपन। डी देखिए, याद रखिएगा कि हमेशा डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल ओपन होता है। क्या याद रखना है? कि डीपोलराइजेशन में हमारा सोडियम चैनल ओपन होता है। सोडियम रशेस इनटू द सेल। अगर सोडियम चैनल ओपन होगा तो सोडियम तेजी से जो है सेल के अंदर जाएगा। इनसाइड बिकम लेस नेगेटिव। देखिए, अभी हमको पता था रेस्टिंग कंडीशन में हमारे सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट मेंटेन था। अगर सोडियम आयन, जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर सेल के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से अंदर का जो अंदर का जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ थ्रेशोल्ड -50 मिलीवोल्ट इज रीच्ड एन एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड। और जैसे ही -70 है तो हमारा रेस्टिंग कंडीशन चल रहा है सेल के अंदर, जैसे ही ड्रॉप होके -55 तक पहुंचा तो एक एक्शन पोटेंशियल तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। अगला पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल पीक। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेज अराउंड +32 +40 मिलीवोल्ट। और कंटिन्यू सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से ये जो हमारा पोटेंशियल है वो -70 से पहुंच जाता है +30 से लेके +40 मिलीवोल्ट तक। और इसी कंडीशन पे सबसे ज्यादा हमारा डिपोलराइजेशन होता है। दिस मार्क्स द मैक्सिमम डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन के बाद हमारा अगला चलता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है? सोडियम चैनल क्लोज। अब हमारा सोडियम चैनल क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा? हमारा ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। पोटेशियम फ्लो आउट ऑफ द सेल, और पोटेशियम हमारा सेल से बाहर आने लगेगा। रिस्टोर निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो हमारा सोडियम अंदर आके अंदर का -70 वोल्ट को प्लस में लेके चला गया था, अब पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा। सेल से बाहर जाने का मतलब है, इमेजिन करिए एक सेल है,
इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज फिल है। अगर यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर निगेटिव का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो निगेटिव है दो पॉजिटिव, अगर एक बाहर चला गया तो दो निगेटिव एक पॉजिटिव बचेगा, मतलब निगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो वैसे ही जब सोडियम पोटेशियम का मॉलिक्यूल हमारे सेल से बाहर जाएगा तो रिस्टोर निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वापस से हमारे सेल के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर है वो, ये जो पॉजिटिव हो गया था, ये पॉजिटिव जो हो गया था पॉजिटिव से वापस से निगेटिव की तरफ जाने लगेगा। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट है रीपोलराइजेशन के बाद कंडक्ट होगा हाइपर पोलराइजेशन। पोटेशियम कंटिन्यू टू लीव, अब लगातार पोटेशियम बाहर जो है जा रहा है सेल से, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन बिकम मोर निगेटिव देन रेस्टिंग पोटेंशियल। अगर लगातार पोटेशियम बाहर जा रहा है जिसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है जो रेस्टिंग कंडीशन में -70 पे होता है, सॉरी, जो रेस्टिंग कंडीशन पे -70 पे मिली वोल्ट पे एडजस्ट होता है, वो और ज्यादा इससे भी ज्यादा नीचे चला जाता है और नेगेटिव हो जाता है। फिर लास्ट में हमारा रिटर्न टू रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर सोडियम एंड पोटेशियम पंप एंड आयन चैनल रिस्टोर नॉर्मल आयन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा सोडियम और पोटेशियम पंप बंद हो जाता है और आयन चैनल आयंस को अंदर और अंदर से बाहर जो रिफ्लक्स करके हमारे सेल के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर -70 मिली वोल्ट को मेंटेन कर देती है, जिसकी वजह से हमारा वापस से सेल रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। यहाँ पे समरी टेबल दिया गया है, जो अभी हमने स्टडी किया उसकी यहाँ पे समरी टेबल मेंशन्ड है सामने। एक तरफ लिखा हुआ है फेज, फिर एक तरफ क्या लिखा है फेज, फिर आयन का मूवमेंट और मेम्ब्रेन में क्या पोटेंशियल होगा। सबसे पहले हमने बात की थी रेस्टिंग कंडीशन की, तो रेस्टिंग में सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और पोटेशियम मॉलिक्यूल अंदर आएगा। और इस केस में हमारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट का होता है। फिर अगला कंडीशन था हमारा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम चैनल अब हमारा बंद हो जाता है, सोडियम चैनल हमारा ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ओके डीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से सोडियम का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने लगेगा। और अगर सोडियम का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा तो जो अंदर का कंडीशन -70 मिली वोल्ट पे एडजस्ट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर बात करते हैं रीपोलराइजेशन की। रीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, पोटेशियम चैनल हमारा ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम का मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाने लगेगा और जो हमारा एक्शन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया था माइनस से, वो वापस से निगेटिव की ओर जाने लगता है। देखिए लिखा है ना, रिटर्न टू निगेटिव। और लास्ट में होगा हमारा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम लगातार सेल से बाहर जाता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, उससे भी ज्यादा निगेटिव हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो जाता है। और लास्ट में फिर
दोनों पंप सोडियम और पोटेशियम पंप क्लोज होके एडजस्ट होके हमारा वापस से रेस्टिंग कंडीशन मेंटेन कर देती है। अब बात करते हैं रिसेप्टर की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसेप्टर। ए रिसेप्टर इज ए स्पेशलाइज्ड सेल और प्रोटीन। रिसेप्टर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का सेल या स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेमुली, जिसका काम होता है कि एक स्पेसिफिक या अलग अलग टाइप के जो स्टेमुलस हैं, जो भी मैसेज आ रहे हैं उसके अगेंस्ट पे रिस्पॉन्ड देना, सच एज लाइट, साउंड, प्रेशर और केमिकल। इसके अगेंस्ट जो है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड देता है एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और लाइट हो या साउंड हो या प्रेशर हो या केमिकल हो, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है रिसेप्टर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स, विच आर देन ट्रांसमिटेड टू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर इंटरप्रिटेशन। फिर वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाएगा ताकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर एनालाइज कर सके कि क्या है। बात करते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर बेस्ड ऑन स्टेमुलस टाइप। स्टेमुलस के टाइप के बेस पे हमारा रिसेप्टर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर देखो, मैकेनो वर्ड मैकेनिकल वर्ड से मिलके बना है, तो मैकेनो रिसेप्टर में कैसा स्टेमुलाई होगा? मैकेनिकल फोर्स यानी कि प्रेशर, टच, वाइब्रेशन और स्ट्रेच। एग्जाम्पल इसका है स्किन और ईयर। मैकेनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेनली स्किन और ईयर में। अगला है थर्मो रिसेप्टर। देखो थर्मो यहाँ पे टेम्परेचर वर्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे स्टिमुलस कैसे डिटेक्ट होगा? टेम्परेचर में चेंज की वजह से। तो हमारा थर्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन और हाइपोथैलेमस में। अगला है फोटो रिसेप्टर लाइट। फोटो रिसेप्टर लाइट में स्टिमुलस किस टाइप का होगा? लाइट होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे फोटो रिसेप्टर? ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना ऑफ द आई, आई के अंदर या रेटिना पे। फिर बात करते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस स्टिमुलाई डिटेक्ट करेगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज स्मेल के फॉर्म में, टंग टेस्ट के फॉर्म में, ब्लड CO2 सेंसर, और लास्ट में आता है नोसिस से नोसिस कैप्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेन फ्रॉम डैमेज और एक्सट्रीम स्टिमुलाई। यहाँ पे हमारा जो भी स्टिमुलाई हो कैसा होगा? पेन। और कहाँ प्रेजेंट है? स्किन और इंटरनल ऑर्गन में। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है लोकेशन के बेस पे। लोकेशन के बेस पे पहला है एक्सटेरो रिसेप्टर। एक्सटेरोसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो नियर बॉडी सरफेस के पास में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? डिटेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टच और साउंड। टच और साउंड जैसे स्टिमुलस को ही क्या करता है? डिटेक्ट करता है। अगला है इंटरोसेप्टर्स। इंटरोसेप्टर्स क्या होता है? इनसाइड बॉडी। ये बॉडी के ऑर्गन्स और वेसल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पीएच। इसको कौन डिटेक्ट करता है? इंटरोसेप्टर्स करते हैं। लास्ट में है प्रोपियोसेप्टर्स। प्रोपियोसेप्टर्स हमारे मसल्स, ज्वाइंट और टेंडन में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? सेंस बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। ये बॉडी के पोजीशन और उसकी मूवमेंट को सेंस करते हैं। बात करें प्रॉपर्टीज की, पहला है स्पेसिफिसिटी, मतलब हर स्टिमुलाई के लिए अपना खुद का एक अलग रिसेप्टर होता है। देखिए, ईच रिसेप्टर रिस्पॉन्ड बेस्ट टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस, मतलब एक रिसेप्टर केवल स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुलस के अगेंस्ट अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगला है एडाप्टेबिलिटी। सम रिसेप्टर रिड्यूस दियर रिस्पॉन्स व्हेन द स्टिमुलस इज कांस्टेंट। अडॉप्टेशन मीन्स ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे जब कोई स्टिमुलस लगातार आ रहा हो या कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में क्या करता है? अपने रिस्पॉन्स को ये घटा देता है। फॉर एग्जांपल स्मेल रिसेप्टर।
जैसे आप किसी ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे किसी चीज़ की अच्छी खुशबू आ रही हो, तो शुरू में जब आप उस प्लेस पे पहुंचेंगे तो आपको खुशबू ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आप लंबे समय तक वहीं खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी स्मेल आना आपको कम हो गई रहेगी। अगला है ट्रांसडक्शन। दे कन्वर्ट द फिजिकल स्टिमुलस इनटू नर्व इम्पल्स। ट्रांसडक्शन मतलब रिसेप्टर क्या करता है, ये हमारे फिजिकल स्टिमुलस का क्या मतलब है, लाइट, टच, ठीक है, इस टाइप से। तो जो फिजिकल स्टिमुलस है उनको कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। और लास्ट में हमारा है थ्रेशोल्ड। ए मिनिमम स्टिमुलस इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ रिसेप्टर। थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक मिनिमम स्टिमुलस होता है कि किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए। अब बात करते हैं साइनैप्स के बारे में। साइनैप्स बेसिकली एक स्मॉल गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में। इस साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। साइनैप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, गैप या खाली स्पेस होता है। और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल, या तो दो न्यूरॉन के बीच में होगा या एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर सेल के बीच में होगा। वेयर द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जहां से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। फॉर एग्जांपल समझते हैं, पहला न्यूरॉन किसी नर्व इम्पल्स को लेके आया, वो एक्सॉन टर्मिनल पे ले जाके उसको छोड़ देगा साइनैप्स में। साइनैप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप है। फिर वहां से वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ इसके टाइप की बात की गई है। टाइप्स ऑफ साइनैप्स, पहला है इलेक्ट्रिकल, डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयन बिटवीन न्यूरॉन और वाया गैप जंक्शन। हमारा इलेक्ट्रिकल टाइप का साइनैप्स क्या होता है, फास्टर होता है या तेज होता है। इसमें क्या होता है, गैप जंक्शन से हमारे आयंस का जो है मूवमेंट तेजी से हो जाता है। दूसरा है केमिकल, यूजेस न्यूरोट्रांसमीटर टू पास सिग्नल अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मोर कॉमन। लेकिन केमिकल वाला हमारा ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला फास्टेस्ट है और केमिकल वाला मोर कॉमन है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल साइनेप्स। एक केमिकल साइनेप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, सबसे पहले साइनेप्स के पहले कुछ न्यूरॉन होंगे जिनको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, सेंड द सिग्नल, जो सिग्नल को सेंड करते हैं। फिर साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को ही कंटेन करता है। फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, 20 से 30 नैनोमीटर का छोटा सा गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। ये गैप इतना छोटा होता है कि हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फिर लास्ट में आता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन, रिसीव द सिग्नल विद रिसेप्टर वाया न्यूरोट्रांसमीटर। फिर न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से सिग्नल को ये रिसीव करता है, रिसीव द सिग्नल विद रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो रिसेप्टर के साथ मिलके साइनैप्स क्या करता है, साइनैप्स और रिसेप्टर मिलके न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। अभी हम एक दो बार इस वर्ड को सुने, न्यूरोट्रांसमीटर। अब समझते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है न्यूरो, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो न्यूरॉन से ट्रांसमिट होता है। देखिए डिफिनेशन वाइज पढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द साइनैप्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक टाइप का केमिकल मैसेंजर होता है दैट ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द साइनैप्स, साइनैप्स के से जो है मैसेज को आगे लेके जाता है। मेजर टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ कुछ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, उसका फंक्शन और उसका टाइप दिया गया है। और ये तीनों जो है आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी नेचर का है
और मेनली इसका रोल होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, मींस मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अगला बात करते हैं डोपामीन। डोपामीन हमारा इसका फंक्शन है मूवमेंट और रिवार्ड और प्लेजर, मतलब जब आप घूमते हैं, खुश होते हैं, तो वहां पे डोपामीन एक्टिव होता है। ये हमारा एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों नेचर का होता है। फिर बात करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? मूड, स्लीप और एपेटाइट। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? मूड सही कर रखना, स्लीप मेंटेन रखना और भूख को मेंटेन रखना। ये भी हमारा मोस्टली कैसा होता है? इनहिबिटरी नेचर का होता है। फिर बात करें नॉर एपिनेफ्रिन की। नॉर एपिनेफ्रिन हमारा अलर्टनेस, स्ट्रेस और रिस्पॉन्स जैसे कंडीशन में एक्टिव होता है और ये हमारा एक्साइटेटरी नेचर का होता है। फिर बात करते हैं गाबा, गामा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये हमारा क्या? मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका टाइप कैसा है? इनहिबिटरी। फिर बात करते हैं ग्लूटामेट की। मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और लास्ट में आता है इंडोफोरिन्स। ये हमारे इंडोफोरिन्स नेचुरल पेन किलर कहे जाते हैं और ये किस टाइप के हैं? ये हमारे इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग सीएनएस और उससे जुड़े टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ये है हमारे एचएपी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।